हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम क्लास 11 का लेसन नंबर 2 करेंगे, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, आपको कैसे पता लगता है कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो सिर्फ एक लिविंग चीज़ में होती है, नॉन लिविंग चीज़ में नहीं होती है। उसके अलावा हमने बात की थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंगली कैरोलस लीनियस जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये कहा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म को हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं और उसी पर्टिकुलर नाम से वो दुनिया के हर कोने में जाना जाएगा। और वो पर्टिकुलर नाम दो चीज़ से मिलके बना होता है, एक होता है जीनस, एक होती है स्पीशीज़। और उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने उसमें टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ी थी कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे टैक्सोनॉमी को स्टडी करना आसान हो जाता है। आज हम बच्चों बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। आपको पता है कि हमारे आसपास इतने सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं। तो अगर हम ये सोचें कि हम हर एक एनिमल या प्लांट को इंडिविजुअली स्टडी कर ले तो ना ही वो पॉसिबल है और ना ही वो इजी है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करें। क्लासिफिकेशन करने का मतलब होता है कि हम उनके ग्रुप्स बना दें, उनको कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स के आधार पर, कुछ कॉमन करैक्टरिस्टिक्स के आधार पर एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख दें। तो क्लासिफिकेशन की जो शुरुआत की गई थी, जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन करने की आप कह सकते हो जो कोशिश की गई थी, वो एरिस्टोटल ने की थी। एरिस्टोटल ने ये सोचा था कि हमें क्लासिफिकेशन जो है किसी न किसी साइंटिफिक आधार पे करनी चाहिए। तो उसने ये क्या किया था, उसने प्लांट्स में क्लासिफिकेशन की। उसने प्लांट्स के जो मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल होते हैं वो करैक्टर्स जो आपको दिख रहे हैं, जो एक्सटर्नल है, उन मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स के आधार पर उसने सभी प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में बांट दिया था, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ट्रीज का मतलब पेड़, श्रब्स का मतलब जिसके अंदर झाड़ियाँ आती हैं, और हर्ब्स का मतलब जिसमें जड़ी बूटियाँ यानी कि छोटे पेड़ आते हैं। तो मतलब उनकी लुक वाइज उसने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। इसी तरीके से जब बात आई एनिमल्स की, तो एनिमल्स को भी उसने 2 ग्रुप में बांट दिया। एक वो एनिमल्स जिनके अंदर खून होता है रेड कलर का, और एक वो एनिमल्स जिनमें खून नहीं होता। तो लीनियस के टाइम क्या हुआ, एक 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ। मतलब एरिस्टोटल के बाद जो नेक्स्ट टाइम आता है वो आता है कैरोलस लीनियस का। उसने क्या किया, उसने सभी ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में बांट दिया। एक किंगडम उसने बनाया प्लांटी और एक किंगडम उसने बनाया एनिमेलिया। मतलब कि उसने ये कहा कि अगर हम अपने आसपास सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो या तो वो प्लांट्स हैं या वो एनिमल्स हैं। तो इसलिए उन्होंने प्लांट्स को तो प्लांटी किंगडम में रख दिया और एनिमल्स को एनिमेलिया किंगडम में उसने रख दिया। बट प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम वहाँ पे तब आई जब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारी अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो सिर्फ प्लांट्स या एनिमल्स ही हो सकते हैं। हमारी अर्थ पे आपने देखा है कि अमीबा भी प्रेजेंट है, प्लाज्मोडियम भी है, और इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं। तो क्वेश्चन ये आया कि अगर हम सिर्फ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं तो इसमें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को हम किस सिस्टम में रखेंगे, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, या जो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है या जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, हम उनको किस में रखेंगे। तो प्लांट्स और एनिमल्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना आसान है, समझना आसान है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो इन दोनों में से किसी कैटेगरी में फिट नहीं आते। मतलब कि ना आप उनको पूरी तरह से प्लांट्स बोल सकते हो और ना ही आप उन्हें पूरी तरह से एनिमल्स बोल सकते हो। तो इसलिए जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का आइडिया था उसे रिजेक्ट कर दिया गया, उसे गलत माना गया, और ये सोचा गया कि हमें सिर्फ ये चीज़ नहीं देखनी कि वो एनिमल है या प्लांट है या उनसे मिलता जुलता है, हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें उनकी मॉर्फोलॉजी को देखना चाहिए कि वो एक्सटर्नली कैसे दिख रहे हैं। उसके बाद हमें उनके अंदर कुछ दूसरी चीज़ें देखनी चाहिए कि जैसे सेल का कैसा स्ट्रक्चर है,
सेल वॉल कैसी है, उनमें किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब अपना फूड खुद बना रहे हैं, वेदर दे आर ऑटोट्रॉफिक या वो अपना फूड खुद नहीं बना पा रहे, दे आर हेटरोट्रॉफिक, वो किस तरह के हैबिटेट में रह रहे हैं, उनमें रिप्रोडक्शन का क्या मेथड है, उनमें क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एंड सो ऑन। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में जब हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने लगे तो फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कोशिशें की, किसी ने कुछ चेंज किया, किसी ने कुछ चेंज किया। तो बच्चों आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि आज की डेट में कौन सा क्लासिफिकेशन का सिस्टम है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज की डेट में वी आर फॉलोइंग द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. Whittaker in 1969. It is an important question कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन when was it was given and who gave it, कि कब दिया गया और किसने दिया। तो ये 1969 में दिया गया था और इसे R.H. Whittaker ने दिया था। और जैसा कि नाम से पर चल रहा था कि R.H. Whittaker ने क्या किया, हमारे इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उन ऑर्गेनिजम्स को उसने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, उन्हें 5 किंगडम में रख दिया। और जो मेन क्राइटेरिया उसने क्लासिफिकेशन करते हुए ध्यान में रखा, वो पहली चीज़ तो थी कि उनका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, दूसरा उनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तीसरा उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की मतलब किसके साथ उनकी ज़्यादा क्लोज सिमिलैरिटी है, मतलब किसके पूर्वज उनसे मिलते जुलते हैं और किसके साथ उनकी सिमिलैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि येलो बॉक्स में एक कंपैरिजन दिखाया हुआ है जहाँ पर इन 5 किंगडम्स के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आप एज इट इज़ अपनी नोटबुक में भी राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो करैक्टर था जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जिसे हमने आधार लिया, बेस माना, दैट वाज द सेल टाइप। कि सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो बच्चों अगर आपको नहीं याद कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है, क्योंकि 9th में आपने उसका सिर्फ एक जनरल सा ओवरव्यू पढ़ा था, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। प्रोकैरियोट्स में हम उन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, मतलब आप क्लियरली नहीं बता सकते हो कि न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके अलावा उनमें सारे सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होते, कुछ पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेलिज होंगे, कुछ एब्सेंट होंगे, और बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होगा, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा। अब क्योंकि इसके अंदर ना न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है ना ही सेल ऑर्गेनेलिज है, तो इसमें सिर्फ आपके जो बैक्टीरिया है वही आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस मीन्स कि उनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है, उसके आसपास एक प्रॉपर मेम्ब्रेन होगी, सभी सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। तो 5 किंगडम में से सिर्फ जो पहला किंगडम है मोनेरा वो प्रोकैरियोटिक है, उसके अलावा बाकी चारों किंगडम्स आपके यूकैरियोटिक है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं सेल वॉल की। आपने 9th क्लास में प्लांट्स और एनिमल्स में जरूर डिफरेंस पढ़ा होगा कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, और प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन अब हम बात करेंगे मोनेरा, प्रोटिस्ट एंड फंजाई में। मोनेरा की जो सेल वॉल है वो नॉन सेल्यूलोसिक होती है, मतलब वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, वो पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बनी होती है। प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल होती है, कुछ के अंदर नहीं होती। फंजाई में सेल वॉल होती है बट वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन भी एक अलग तरह का कार्बोहाइड्रेट मिक्स मटेरियल ही है, जो आपने जनरली कॉकरोच में देखा होगा। कॉकरोच की जो बाहर की परत है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है, तो वो भी काइटिन की ही बनी होती है। तो दिस इज ए पॉलीमर, और फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की ही बनी होती है। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक है जिसमें आपका मोनेरा आता है, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से नहीं बनी होती, वो एब्सेंट होती है। लेकिन बाकी सभी क्योंकि यूकैरियोट्स हैं तो उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ सेल्स ही होते हैं बॉडी में और कुछ नहीं होता। प्रोटिस्टा में भी सिर्फ सेल होते हैं, जैसे अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, इनमें सिर्फ सेल होंगे। लेकिन फंजाई तक जब हम आएंगे तो बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वो बन जाता है।
प्लांट्स में आते हैं तो वो सेल्स आगे टिश्यू भी बना लेंगे या ऑर्गन भी बना लेंगे, और एनिमल्स में आएंगे तो वहाँ पे आपको टिश्यू ऑर्गन के साथ साथ ऑर्गन सिस्टम जैसे स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद लास्ट चीज आती है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वेदर दे आर मेकिंग देयर फूड देमसेल्फ और दे आर डिपेंडिंग अपॉन ऑटोट्रॉफ्स, कि अपना फूड उन्होंने खुद बनाया या उन्होंने ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड किया। तो मोनेरा जो है उनमें आपको दोनों पॉसिबिलिटी दिखेंगी, वो अपना फूड खुद भी बना सकते हैं, मीन्स वो कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल्स की हेल्प से भी फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, एंड फोटोसिंथेटिक सनलाइट की प्रेजेंस में भी अपना फूड बना सकते हैं। लेकिन हेट्रोट्रॉफिक होने की भी टेंडेंसी है कि वो सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मतलब गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म पे परजीव की तरह ग्रो कर सकते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के शरीर से पोषण को भी ले सकते हैं। प्रोटिस्टा में भी सेम यही है, वो अपना फूड खुद भी बना सकते हैं या वो डिपेंड भी कर सकते हैं। बट फंजाई जो है वो हमेशा हेट्रोट्रॉफिक होगा। फंजाई कभी भी अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो हमेशा या तो गली सड़ी चीज़ों से मीन्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेंगे, या फिर वो पैरासाइट की तरह ही किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर डिपेंड करेंगे। प्लांट्स जो हैं दे आर ऑटोट्रॉफ, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है, सनलाइट है, तो वो अपना फूड खुद फोटोसिंथेसिस से बना सकते हैं। एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक हैं, वो या तो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करेंगे या सैप्रोफिटिक, मीन्स या तो वो डेड एंड डिकेइंग चीज़ों से लेंगे या वो सॉलिड फूड को डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, तो मतलब उसमें हमेशा आपको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही मिलता है। तो इन पॉइंट से बच्चों आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो 5 किंगडम्स हैं उनमें क्या अंतर है, किन किन बेसिस पे हम उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको ब्रीफ में बताया उसी चीज़ को यहाँ पे पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कि स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन की गई थी तो उसके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इन सबको प्लांट्स में डाल दिया था। मतलब कि बैक्टीरिया और फंजाई जो थे उन्हें भी प्लांट्स की कैटेगरी में रखा गया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके अंदर सेल वॉल है। तो ऐसा माना गया था कि जैसे प्लांट में सेल वॉल है ऐसे ही बैक्टीरिया और फंजाई में भी सेल वॉल है, तो इसलिए उनको भी हम प्लांट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जरूरी नहीं है सिर्फ हम सेल वॉल के आधार पे ही उनको प्लांट्स में रख दें, वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ऑटोट्रॉफिक के साथ साथ वो हेट्रोट्रॉफिक मोड भी शो कर रहे हैं। तो इसलिए धीरे धीरे फिर क्लासिफिकेशन के अंदर और ज़्यादा बदलाव हुआ। इसके अलावा एक बार ऐसा भी हुआ था कि यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया गया, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास जो है ये भी एक एल्गी है, स्पाइरोगायरा ये भी एक एल्गी है। लेकिन क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्यूलर है, स्पाइरोगायरा मल्टी सेल्यूलर है, बट इन दोनों को एल्गी में एक ही कैटेगरी में रख दिया। और इसके अलावा जैसे कि फंजाई है, फंजाई पूरी तरह से हेट्रोट्रॉफिक है, और प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक हैं, फिर भी उनको एक ही कैटेगरी में रख दिया। प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली फिट नहीं बैठ रही थी, सूट नहीं कर रही थी। तो इसीलिए जो ये सारी ड्रॉबैक्स थी, इन सारी ड्रॉबैक्स को हटाते हुए एट लास्ट यही फाइनल किया गया कि हमें ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारी चीज़ों के आधार पर देखकर ही क्लासिफिकेशन करना चाहिए। हमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल नहीं, उनकी फिजियोलॉजिकल की मतलब उनके अंदर क्या बदलाव हो रही है, उनकी रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी क्या है, उनकी फाइलोजेनेटिक मतलब किस पूर्वज के साथ वो ज़्यादा रिलेटेड है, इन सब चीज़ों को क्राइटेरिया बनाकर ही हमें क्लासिफिकेशन करनी चाहिए। सो दैट्स वाई एट लास्ट जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसको वेटेज दी गई थी। तो आज के लेक्चर में हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ जो मैंने आपको पढ़ाया है आप उसी को अपनी बुक से अच्छे से रीड करें, और आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो इस टेबल पर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो 5 किंगडम के हमने 5 किंगडम्स बनाए हैं उन्हें हमने किस आधार पे एक दूसरे से सेपरेट किया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है देन यू कैन मैसेज और कमेंट में।